स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत में। मैं हूं आपकी एंकर के खजानिया सोना। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। आज हम आपके लिए छत्तीसगढ़ के नवीनतम घटनाक्रम लेकर आए हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज एक महत्वपूर्ण दौरे पर निकले। यूपी के अयोध्या में दर्शन के लिए निकले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। आइए विवरण में उतारन दौरे के ऊपर हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी से। वो आप भी हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो में वहाँ के माहौल के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स लेने। अनूप अनूप पहले तो आप हमें ये बताइए कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अयोध्या धाम दौरे की सबसे ज्यादा मान्य क्या रखता है? देखिए, अगर यूपी की बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश या अभी जो हाल ही का चुनाव हुआ है 2024 का, उसमें जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को जो है बुझाने की कोशिश की गई थी, वो हालांकि रिजल्ट क्या आया वो अलग बात है, लेकिन भगवान श्री राम जो है सनातन धर्म या हिंदू की आस्था का केंद्र है। और चूंकि छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के करीब 8 महीने बाद मुख्यमंत्री जो हैं वो आए हुए हैं, और वो अपनी मंत्रिमंडल के जितने भी सहयोगी हैं विष्णुदेव साय के, वो सहयोगी के साथ आए थे। और सबसे बड़ी बात तो वो माता शबरी के जो बेर थे, शिवरी नारायण के एक इलाका पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहा जाता है कि वहां पे माता शबरी ने जो है बेर खिलाए थे, तो बेर से भरी एक टोकरी भी लेके आए थे अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ में। उन्होंने प्रभु श्री राम लला के उनको भेंट किए हैं, और उसके बाद वो जो यहाँ पे आरती होती है वहाँ पे उस आरती में भी वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा मैंने बताया कि आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम आस्था केंद्र है। यूपी के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जहाँ जहाँ पूरे दुनिया भर में जितने सनातन धर्म के लोग हैं, जितने प्रभु से आस्था रखते हैं प्रभु पर, वो सभी जो है वो यहाँ पे एक एक करके आ रहे हैं। इसी गाड़ी में जो है आज विष्णुदेव साय भी अपनी मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ यहाँ आए थे। प्रभु श्री राम जहाँ राम लला जहाँ विराजमान है उनके दर्शन किए, पूजन आरती की। और इससे सीधा सा यही है कि मैंने बताया कि प्रभु श्री राम आस्था का केंद्र है। इसमें किसी तरह का धर्म या किसी तरह की राजनीति का मायने नहीं रखती है, क्योंकि अभी जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद उनका प्रभु श्री राम जब विराजमान हुए थे, पूरी देश दुनिया में इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया था। और जितने भी लोग हैं, जब मौका मिल रहा है वो प्रभु श्री राम के दरबार में जाके माथा टेक रहे हैं। इसी कड़ी में आज विष्णुदेव साय भी अपने मंत्रिमंडल के जो सहयोगी मंत्री थे उनके साथ अयोध्या आए और यहाँ पे प्रभु श्री राम लला के दर्शन किए हैं। जी अनूप, क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ये पहली बार है अयोध्या में दर्शन के लिए वो जो आए हैं? क्या ये पहली बार है उनका? देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के मुझे लगता है कि तकरीबन 8 महीने बाद, क्योंकि भाजपा शासित राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री जहां जहां भाजपा शासित राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री अपने सहयोगी जो मंत्रिमंडल के सहयोगी साथी हैं उनके साथ रामलला के दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रभु श्री राम अपने विराजमान दिव्य भव्य और अलौकिक स्थान पर विराजमान हुए, तो उसके बाद लगातार जिस तरह से अयोध्या में जो सनातनी धर्म के मानने वाले थे उनकी भीड़ लग रही थी प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, तो उसी समय यहाँ चाहे अयोध्या ट्रस्टी हो या फिर जो प्रशासन, उन्होंने साफ कर दिया था कि भीड़ को देखते हुए अभी फिलहाल जितने भी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो वहां पे ना आए, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही थी। पूरी दुनिया के लोग वहां पर प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। ऐसे में जब भीड़ कम हुई, तभी जो है भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो उत्तराखंड की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें, भीड़ कम होते ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ आज वहां पे आए थे। प्रभु श्री राम जी अनूप, मैं वहाँ आपको रोकना चाहूंगी। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, क्या आप विस्तार से बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने होटल पंचासिल में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किन प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला? देखिए, यहाँ पर मैंने कहा कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी खुद कहती रही है कि जो प्रभु श्री राम है वो राजनीति का मुद्दा नहीं है, वो आस्था का केंद्र है। देश दुनिया में जितने भी सनातनी धर्म है, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उनके लिए प्रभु श्री राम उनके मन में बसे हुए हैं। और यही वजह से विष्णुदेव साय जो अपने सहयोगी मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री थे उनके साथ आए थे। और सभी, मैंने कहा, ये आस्था का केंद्र है, आस्था का विषय है। इस पर किसी तरह का, उन्होंने भी कहा था, किसी तरह की राजनीति नहीं। उन्हें जब समय मिला और जब लगा कि यहाँ पे अयोध्या में उस तरह की भीड़ भाड़ नहीं रह गई है,
तो वो जब वहाँ पर जब वहाँ का जब प्रशासन ने जब उनकी अनुमति दी कि वो अब आ सकते हैं, और इसी वजह से वो अपने भीड़ भाड़ को ना देखते हुए वो वहाँ पर आए, और जो भी बातें उन्होंने कही वो आस्था को लेकर कही, सनातनी धर्म के मानने वालों के जो उनकी आस्था है उसको लेकर के। और इस मामले जब यहाँ पर आए, हालांकि इस मामले को लेकर विष्णुदेव साय के जो यहाँ अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन किए, इसको लेकर जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो उन पर निशाना साध रही थी। उनका कहना था कि छत्तीसगढ़ में ही जहां कौशल्या जी, वहां पर कौशल्या जी का भव्य मंदिर है, छत्तीसगढ़ में ही सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां पर नहीं गए। ऐसे में वो अयोध्या जाकर एक हिंदू धर्म का ढोंग का दिखावा कर रहे हैं। इस तरह से जो कांग्रेस पार्टी उसने जो है विष्णुदेव साय यानी छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाया था कि इस मामले में भी जो विष्णुदेव साय का जो दौरा है उस पर भी उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए थे। हालांकि इस मामले में विष्णुदेव साय ने भी साफ कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ कर दी, ये आस्था का मुद्दा है, इस पर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप या किसी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जी अनूप, क्या उन्होंने वहां अपने प्रवास के दौरान किसी विशिष्ट उद्देश्य या घोषणा की रूपरेखा तैयार की? देखिए, मैंने कहा कि वहां से जब छत्तीसगढ़ से वो आए थे विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी साथियों के साथ, तो वहां से शिवरी नारायण का जो विशेष तौर पे जो मायने रखता है, जिसको लिए उन्होंने रामलला को जो बेर की टोकरी थी, उन्होंने उनको रामलला जी को वहां पे भेंट की थी। इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि क्योंकि शबरी है और रामायण में प्रभु श्री राम और शबरी माता का विशेष महत्व है, क्योंकि जब प्रभु श्री राम वनवास के दौरान गए थे तो उनको माता शबरी ने उनको बेर खिलाए थे। उन्हीं बेर की कहा जाता है, उसी जगह से, उसी इलाके से वो बेर की टोकरी, बेर के फल की जो टोकरी लेके आए थे वो वहां पर दिया था। क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का, मैंने कहा, किसी तरह का कोई राजनीति या कोई ऐसा मुद्दा नहीं था कि यहाँ पे किसी तरह का ऐलान किया जाए, किसी तरह की वो किया जाए। यहाँ पे सिर्फ आस्था का विषय था, और आस्था ही थी कि छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आस्था ही थी, और आस्था के ही चलते वो यहाँ पर आए थे, प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे। और इससे पहले वो यहाँ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल हवाई अड्डा है अयोध्या में, वहां पर उतरे थे। उसके बाद ही उनका जो प्रभु श्री राम के रामलला के दर्शन करने के बाद जो भी उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम था वहां में शिरकत किए, आरती में भी शामिल हुए। उसके बाद शाम को वो यानी कि उनका कुछ ही घंटों का प्रवास था, ये आज से रात में यहाँ नहीं रुकेंगे, शाम को ही ये छत्तीसगढ़ के लिए अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ वो रवाना हो जाएंगे। जी अनूप, अयोध्या धाम में स्थानीय समुदाय और धार्मिक नेताओं ने मुख्यमंत्री साय की यात्रा पर, विशेषकर की पूजा में उनकी भागीदारी को देखते हुए क्या प्रतिक्रिया दी है? देखिए, मैंने कहा कि इस जो विष्णुदेव साय जी का यहाँ पर जो अयोध्या में दौरा था प्रभु श्री राम के रामलला के दर्शन करने को, इसको लेकर विपक्षी पार्टी मुख्य तौर पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरे को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि जब वो छत्तीसगढ़ में ही माता कौशल्या के भव्य मंदिर में सरकार बनने के 8 महीने तक नहीं जा सके हैं, ऐसे में अयोध्या जाना, प्रभु श्री राम लला के दर्शन करना, ये महज एक दिखावा है। हिंदू धर्म को लेकर जो एक महज दिखावा है। अगर आस्था होती तो वो छत्तीसगढ़ में ही जो माता कौशल्या के, यानी कि वो भी प्रभु श्री राम से उनका नाता रहा है, तो वहां पर वो जरूर जाते, लेकिन सरकार बनने के 8 महीने बाद भी वो नहीं गए और अयोध्या में चले आते हैं, क्योंकि उनको दिखाना है, हिंदुत्व के मुद्दे को धार देने दे, हिंदुत्व के मुद्दे को उठाना है, और इस वजह से वो यहाँ पे आए थे प्रभु श्री राम लला के दर्शन करने के लिए। हालांकि इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरी तरह से आरोपों को दरकिनार किया, और आरोप ही क्या, वो मैंने कहा बार कहा, इस मामले में लगातार पार्टियां कहती रही, भारतीय जनता पार्टी, ये आस्था का, प्रभु श्री राम आस्था है, वो किसी राजनीति का केंद्र नहीं है। और वो आस्था ही थी कि आज विष्णुदेव साय अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी साथी के साथ यहाँ पर आए, दर्शन किए, पूजन आरती की, और प्रभु श्री राम के चरणों में जो शबरी माता के बेर थे शिवरी नारायण इलाके के, वहां पे उनको अर्पित किए, उनको भेंट किए हैं। से हमें जानकारी देने के लिए ये था विष्णुदेव साय और उनकी अयोध्या का दौरे के बारे में, जहां मंत्री संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी का मकसद अरविंद केजरीवाल को जेल में रखकर
प्रताड़ित करना है। उन्होंने इस केंद्र की मोदी सरकार की साजिश करार दिया, जिसकी मकसद केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ करना है। उन्होंने और भी कई आलोचना किया। आइए सुनते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर जो हमारी चिंता है, जो हम पहले से आपसे साझा करते रहे हैं, उसको लेके है। और ये अत्यंत गंभीर स्थिति में बात पहुंच रही है, इसलिए इसकी जानकारी आप सबको होना चाहिए। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि बीजेपी का मकसद एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करना है, जेल में रखना है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार का, मोदी सरकार का मकसद अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से भी खिलवाड़ करना है। उनको गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, जेल में उनके साथ कोई घटना घटित हो जाए, उनको स्वास्थ्य की कोई गंभीर समस्या पैदा हो जाए, इसकी पूरी एक साजिश, एक गहरा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार द्वारा रचा जा रहा है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था, तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम, और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया है, 61.5 रह गया है। 70 किलो से घटकर 61.5 किलो उनका वजन रह गया है। करीब करीब 8.5 किलो वजन उनका 21 मार्च से लेकर अब तक कम हुआ है, जिसका कारण पता नहीं, जिसकी वजह मालूम नहीं, जिसकी कोई जांच नहीं हो पा रही है गंभीरता से, जिससे पता चल सके इतना वजन कम कैसे हुआ। 8.5 किलो वजन कम होना और उसकी वजह पता न चलना, ये कई गंभीर बीमारियों के संकेत होते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत है, जो वर्तमान में देश भर में लगभग 25 मिलियन लोगों को आजीविका प्रदान करता है। उन्होंने उद्योग में प्रौद्योगिता की भूमिका पर जोर दिया और उल्लेख किया कि अधिक रोजगार पैदा करने की उद्देश्य से संरचित परिवर्तनों के दौरान बनाए गए अवसरों का दोहन करने के लिए वाइड रेंजिंग ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट एंड सर्विस की स्थापना की गई है। मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। आज करीब करीब देश में 25 लाख के आसपास रोजगार है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंज के दौर से गुजर रही है, और उसमें जो टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ रहा है, उस रोल को ध्यान में रखते हुए इस अपॉर्चुनिटी को, स्ट्रक्चरल चेंज के समय में जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, उस अपॉर्चुनिटी को कैसे हार्नेस किया जाए, कैसे उसका लाभ उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार क्रिएट किया जाए, इस भावना को लेके कंप्लीट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी के उपयोग से इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना और रोजगार ज़्यादा उत्पन्न करना, इस भावना के साथ वेव्स की एक कल्पना की गई है। ये ग्लोबल समिट जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में, उसके साथ ही किया जाएगा। मेरे साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गोवा हैं। इफ़ी और वेव्स मिलके एक तरीके से मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए एक बड़ा साधन बनेगा।
इफ़ी एक तरीके से आउटपुट है और वेव्स उसमें इनपुट है। टेक्नोलॉजी और आज के जो लेटेस्ट टूल्स हैं और लेटेस्ट टैलेंट है उस सब के लिए। बदालपुर जौनपुर से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा ने ये कहकर पार्टी में हलचल मचा दी कि हमारे बीजेपी सरकार की मौजूदा स्थिति बहुत खराब है। 2027 में हमारे सरकार बनेगी केई संभावना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से दूसरी बार विधायक चुने गए रमेश मिश्रा ने खुलेआम केंद्रीय नेतृत्व से यूपी में हस्तक्षेप और बड़े फैसले की मांग की है। उन्होंने इस मामले पर अपना वीडियो बयान जारी किया। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। इंडिया ब्लॉक ने उपचुनाव में जीत का जश्न मनाया। हाल के उपचुनाव में महत्वपूर्ण जीत के बाद इंडिया ब्लॉक की निवासी खुश है। माहौल खुशी और उत्साह से भर गया है क्योंकि समुदाय अपनी चुनावी सफलता पर जश्न मना रहा है। इसी मुद्दे पर यूपी चुनाव में मिली जीत से इंडिया ब्लॉक में खुशी का माहौल है और हॉर्नबिल टीवी के राजनीतिक संपादक ऋषि भारद्वाज ने आम आदमी पार्टी के नेता शेखर दीक्षित से की खास बातचीत। राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता शेखर दीक्षित इस समय हमारे साथ हैं और आज का दिन एक तरह से और भी बहुत खास है, खास करके इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि जो भी उपचुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तराखंड तक, वहां से एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन के खेमे में, और वहीं जो एक सबसे बड़ी जीत है बद्रीनाथ विधानसभा सीट से, वो भी कांग्रेस ने जीत ली है। अब एक तरह से ये कहा जा सकता है कि एक तरफ अयोध्या का सांसद और दूसरी तरफ बद्रीनाथ का विधायक, ये दोनों ही इंडिया गठबंधन के पाले में हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा, जैसा कि हमेशा कहा जाता रहा है, कि एक तरफ भगवान राम ने आशीर्वाद दे दिया और दूसरी तरफ भगवान बद्रीनाथ ने दे दिया है आशीर्वाद। तो शेखर, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? देखिए, पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी चुनाव के तुरंत बाद ही जय जगन्नाथ, वो जगन्नाथ जी के पाले में जा चुके हैं। जिस तरीके से देश में जातियों का विभाजन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने भगवानों का भी फिर विभाजन कर डाला कि राम अलग हैं, शिव अलग हैं। आपको याद होगा पहले चुनाव में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगे थे। तब बहुत सारे भक्तों ने इस पे जो है मतलब एक प्रकार से अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी कि जो हमारे भगवान हैं आप उनके समतुल्य कैसे हो सकते हैं। मोदी के चाल चलन, रवैया, रहना, सोने की छड़ी लेके घूमना, पुराने चोला साम्राज्य के पास समय की चीज़ों को लेके संसद में रखना, नई संसद की स्थापना करना, उसके बाद अयोध्या मंदिर की स्थापना करना, अधूरे मंदिर की स्थापना करना, शंकराचार्यों के विरोध के बावजूद, धर्माचार्यों के विरोध के बावजूद लगातार करना, तो जनता ने उनको इसका फल दिया। अब उनको लगा कि अब यहाँ का हिंदू तो अब थोड़ा बेवकूफ़ नहीं बन रहा है, बन गया जितना बनना था। अब साउथ से टच वाला जो हिंदी भाषी हिंदू है, जो ये यहाँ पे मैं थोड़ा रोकूंगा। ये जब भगवान राम की मूर्ति का अनावरण हुआ तो उस समय भी काफ़ी लोगों ने ये कहा कि ये तो भगवानों का भी वर्गीकरण कर दिया, क्योंकि साउथ में जो मूर्तियाँ होती हैं भगवानों की, उनका श्याम वर्ण होता है, हमारे यहाँ श्याम वर्ण की मूर्तियाँ नहीं देखी जाती हैं। तो ये बातें भी आई थी। उसका बहुत सीधा कारण है, मोदी जी ने शायद इतिहास पढ़ा नहीं है, अपने इतिहासकारों से राय लेते हैं, वो भी लेते हैं चुनाव और ताकत के हिसाब से।
हिमालय के नज़दीक जितनी भी मूर्तियाँ बनती थीं वो स्वर्ण, उसमें सफ़ेद स्वर्ण इसमें जाती थी, और जो समुद्र के किनारे की थी, चूँकि वहाँ काला पत्थर पे ज़्यादातर था तो काला पत्थर की मूर्तियाँ बनती थीं, और विष्णु से जुड़ी हुई जितनी मूर्तियाँ थीं वो सब की सब काले पत्थर को तराशी जाती थीं। चूँकि भगवान राम भी विष्णु के ही स्वरूप थे, तो लेकिन वो अयोध्या में पैदा हुए थे। अब कल को अब आप परशुराम भी विष्णु के अवतारों में से एक हैं, अब आप उनकी कोई अलग रचना थोड़ी कर दीजिए। अब वेद व्यास जी ने जिस हिसाब से पुराणों और ग्रंथों को बनाया है, अगर आप उस तरीके से हिंदू पद्धति को चलाना चाहते हैं तो ये एक अलग बात है। अगर आप नई पद्धति की स्थापना करना चाहते हैं या उसमें कोई बड़बोलापन करके बड़े होना चाहते हैं तो राजनीति छोड़िए, आप धर्म की स्थापना करिए, धर्म पे काम करिए, फिर ताकत और सत्ता आपको क्यों चाहिए। तो बेसिक मुख्य बात जो थी वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी को क्या कहूँ, मोदी ने ख़ास तौर से भगवानों का भी बंटवारा कर दिया कि जो है अभी तो जय श्री राम था, उसके पहले जो है हर हर महादेव था, उससे काम नहीं चला। अब उत्तराखंड पहुँचे थे माता पार्वती की शरण में, फिर केदारनाथ पहुँचे थे, अब वहाँ उनको कुछ डगमगाता हुआ नज़र आया कि यहाँ तो लोग अब कार्टून बन के कितने देर तक छलावा कर सकते हो। अभी आप ही कोई संत की पूरी वेशभूषा पहन लें और चंदन टीका लगा के थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठे सारे लोग अचंभित हो जाएंगे, हो सकता है प्रणाम वणाम भी कर लें, लेकिन जैसे ही आप मुख खोलेंगे जान जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।